India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा, आयोग मतदाताओं को नोटिस भेजने में सावधानी बरते। कोर्ट में ममता ने आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया निर्देश, कहा फंड की कमी से पीड़ितों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को देश छोड़ने से रोका। ईडी को एसआईटी गठित कर जांच पूरी करने का दिया निर्देश। अब हर महीने जांच की प्रगति की समीक्षा करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी कट ऑफ मामले पर जारी किया नोटिस। क्वालिफाइंग कट ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को दी गई है चुनौती। याचिका में कट ऑफ घटाने को बताया मनमानी भरा फैसला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर राज्य में चल रही विशेष संशोधन प्रक्रिया पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय मल्ले बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के वकीलों ने हमेशा मामले की पैरवी की है, लेकिन न्याय नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे वकील हमेशा लड़ते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो हमें कहीं नहीं मिलता। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने उनकी शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की गई हैं। पीठ ने ममता बनर्जी को अपनी बात रखने की अनुमति दी और कहा कि वह समाधान की दिशा में काम करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया केवल विलोपन के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं। उन्होंने महिलाओं के नाम हटाने और दस्तावेजों की मांग पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग के वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन पीठ ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और राज्य में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। पीठ ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले में दखल देगी और निर्देश जारी करेगी। ममता बनर्जी ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगी। यह मामला पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग को नामों से विसंगतियों में आधार पर मतदाताओं को नोटिस भेजने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया केवल विलोपन के लिए है और इसमें पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह नामों में विसंगतियों के मामलों में सावधानी से काम करे और मतदाताओं को नोटिस भेजने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि करे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आयोग ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आयोग की कार्यवाही पर नजर रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को गलत तरीके से लागू किया है और मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक टीम गठित करे जो मतदाताओं की समस्या का समाधान करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो। Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when
everything is finished. When we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I pay for that. I'm a very less important person. I pay for that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. वहीं पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं इंडिया लीगल रिसर्चर शिखर गौतम। आइए उनसे जाने सुनवाई की अहम बातें। जी शिखर, क्या जानकारी है आपके पास? जी मैं अपने जो भी अपने एक्सप्रेशंस यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। एंड मेरा मेन मानना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी केस में आज हुआ है जी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी साइड से पूरी सही चीजें करी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए 1951 से लेके 2004 तक बस 8 बारी SIR को प्रेजेंट करा गया है, जो कि एक काफी एक बड़ा नंबर है कि इतने टाइम तक हमें एक इतने प्रसिद्ध भारत और इतने एक लाइक अ वाइड नेशन वी हैव टू सी दिस इन फ्रॉम अ वेरी वाइड एंगल। सो इट्स अ गुड थिंग कि इलेक्शन कमीशन इस चीज में इंटरफेयर कर रही है। उन्होंने 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी अपॉइंट करा था, जो कि ग्रुप C पोस्ट से नीचे रहते हैं, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। कॉज जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास वैसे ही इतने सारे काम रहते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को अलग से ऑब्जर्व करना, उनके ऊपर एक जनरल ऑब्जर्वर को और ऑब्जर्व करना जी। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। ओके, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन पीड़ितों के आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं उन्हें 10 मार्च 2026 तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने यह आदेश पारित किया। नालसा ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच एसिड अटैक पीड़ितों को लगभग 484 करोड़ रुपए वितरित किए गए। हालांकि कई पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है क्योंकि राज्य सरकारों ने फंड जारी नहीं किया है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड जारी करें और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि फंड के बिना आवेदनों को मंजूरी देने का कोई मतलब नहीं है। वहीं कोर्ट ने उम्मीद जताई कि उसके निर्देशों का पालन किया जाएगा और पीड़ितों को ठोस राहत मिलेगी। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने पहले के आदेश में एसिड अटैक पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। नालसा ने कोर्ट को बताया कि वह राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रही है ताकि पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने नालसा को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वे एसिड अटैक पीड़ितों के आवेदनों पर शीघ्र विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को भारत छोड़ने से रोक दिया है और प्रवर्तन निदेशालय को एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके समूह की कंपनियों द्वारा कथित बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी की जांच के संबंध में दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय मल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचौली की पीठ ने कहा कि ईडी को SIT गठित कर जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CBI यह सुनिश्चित करे कि कथित धोखाधड़ी में बैंक अधिकारियों को मिली भगत की जांच की जाए। अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि उनके मुफक्किल जांच में सहयोग करेंगे और देश छोड़ने से पहले कोर्ट की अनुमति लेंगे।
रोहतगी ने कहा, हम एसआईटी जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह शिफ्टिंग नहीं है। अगर कोर्ट और सरकार की ओर से एक सीमित समिति बनाई जाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच में तेजी लाने और 1 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह हर महीने जांच की प्रगति की समीक्षा करेगी। आरसीओएम और उसकी सहायक कंपनियों ने 2013 से 2017 के बीच एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोरियम से 31,580 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। आरोप है कि कर्ज की राशि का दुरुपयोग किया गया और बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। इस मामले में सीबीआई ने अगस्त 2025 में एफआईआर दर्ज की थी और ईडी ने भी जांच शुरू की थी। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि सीबीआई और ईडी ने जांच में देरी की और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में हर महीने जांच की प्रगति की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 और 2026 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस पी श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को करेगी। याचिका में 13 जनवरी को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसके तहत क्वालिफाइंग कट ऑफ को असामान्य रूप से कम, यहां तक कि 0 और नकारात्मक प्रतिशत तक घटा दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के मानकों में इस तरह की कटौती मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कट ऑफ घटाने से रोगी सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पेशे की साख पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उनका कहना है कि सीटें भरने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला मेरिट को समाप्त कर देता है और प्रतियोगी परीक्षा को महज प्रशासनिक औपचारिकता बना देता है। याचिका में ये भी कहा गया कि चिकित्सा का क्षेत्र सीधे मानव जीवन, शारीरिक अखंडता और गरिमा से जुड़ा है। ऐसे में पेशेवर मानकों का संस्थागत रूप से पतन स्वीकार नहीं हो सकता। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर मेरिट में यह गिरावट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की वैधानिक मंशा के भी विपरीत बताई गई है। ये याचिका जो है, जो एनएमसी एनबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन लिया गया है कि -40 मार्क के पहले तो 0 परसेंटाइल था, 0 परसेंटाइल के बाद भी इन्होंने ऐसा लिया है कि -40 भी जिसके SC ST और PW में जो कैटेगरी के बच्चों को अगर उनका -40 भी मार्क होगा तो उनको एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ी समस्या, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने इस पर आज नोटिस जारी किया है और इसमें ASG ऐश्वर्या भाटी जी को अपॉइंट किया है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के आर्ग्यू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A का संरक्षण लोक सेवकों द्वारा अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में लागू नहीं होता। जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस SC शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 17A केवल उन मामलों में लागू होती है जहां अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णय या दी गई सिफारिशों से संबंधित हो। अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में धारा 17A किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकती। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा था जिसमें कहा गया था कि राज्य का एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य में उपस्थित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और FIR दर्ज कर सकता है और इसके लिए CBI की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता पर PC एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत आरोप थे। उसने दलील दी थी कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना जांच नहीं हो सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि रिश्वत की मांग आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में धारा 17A के तहत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। राज्य पुलिस या राज्य ACB भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी और साफ किया कि धारा 17A का दुरुपयोग कर रिश्वतखोरी के मामलों में जांच रोकी नहीं जा सकती है।
वहीं इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के मामलों में जांच करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों को अधिक शक्ति प्रदान करता है और रिश्वतखोरी के मामलों में जांच को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वकील जतिन सलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन पर एक तलाक के मामले में फैसले को प्रभावित करने के लिए 30 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए रिश्वत मांगना न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कानून के शासन और जनता के विश्वास के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील सलवान के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अगर ये आरोप सच पाए जाते हैं तो इससे न केवल शिकायतकर्ता प्रभावित होगा बल्कि न्याय व्यवस्था में जनता के भरोसे पर भी व्यापक असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील सलवान का दावा ये कि वह एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इस मामले में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A के तहत कोई भी व्यक्ति जो अवैध तरीके से किसी सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ स्वीकार करता है या प्राप्त करता है, वह इस अधिनियम के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने वकील सलवान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपों को गंभीरता, न्याय व्यवस्था पर संभावित प्रभाव और बड़े पैमाने पर जनता के हित को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने सलवान को फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है, जबकि शिकायतकर्ता और पीड़ित का बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज हो जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया है, जो जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसा कि CJI BR गवई ने कहा है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों का जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लगाए गए 10 लाख के जुर्माने पर रोक लगा दी है। CCPA ने फ्लिपकार्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी टॉकी बेचने के लिए अनिवार्य खुलासे नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति BM श्याम प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि 10 लाख के जुर्माने के भुगतान के निर्देश पर रोक लगाई जाती है और आगे के निर्देशों तक फ्लिपकार्ट को नियमित स्व एडिट करने का निर्देश भी रोक दिया जाता है। CCPA ने जनवरी 2026 में फ्लिपकार्ट और मेटा प्लेटफॉर्म पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों प्लेटफॉर्मों ने वॉकी टॉकी की बिक्री में उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित नहीं किया था, जैसे कि वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंसेस और उपकरण प्रकार अनुमोदन प्रमाणीकरण की आवश्यकता। फ्लिपकार्ट ने CCPA के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि उसकी भूमिका केवल एक मध्यस्थी की है और वह ऑनलाइन बाजार को सुविधाजनक बनाने वाले मध्यस्थों के साथ अनुपालन दायित्वों को नहीं रखती। न्यायालय ने फ्लिपकार्ट की याचिका पर विचार करते हुए 10 लाख के जुर्माने के भुगतान के निर्देश पर रोक लगा दी और मामले की आगे सुनवाई के लिए 11 फरवरी को सूचीबद्ध किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के बीच मानहानि का विवाद सुलझ गया है। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है। विवेक तनखा ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दायर सिविल और आपराधिक मानहानि के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और तनखा दोनों मामलों को वापस ले रही है। यह मामला दिसंबर 2021 में दिए गए कथित बयानों से जुड़ा था, जो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के संदर्भ में दिए गए थे। तनखा का आरोप था कि उन्हें OBC आरक्षण के विरोधी के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चौहान की याचिका पर नोटिस जारी किया था। अब दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि मातृत्व अवकाश के कानूनी पहलू क्या हैं। क्या आपको पता है कि मैटरनिटी लीव क्या होता है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैटरनिटी लीव एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया एक बेनिफिट होता है, लेकिन असल बात ये है कि मैटरनिटी लीव एक कानूनी अधिकार है। इंडिया में मैटरनिटी लीव को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। ये कानून मानता है कि प्रेगनेंसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से एलिजिबल महिलाओं को अपने पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव का हक दिया गया है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का हेल्थ और डिग्निटी सिक्योर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को क्लियरली कहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि मैटरनिटी बेनिफिट्स देना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें डिनाई करना आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है। मैटरनिटी लीव का मतलब सिर्फ ऑफिस से छुट्टी लेना नहीं है। इसका मतलब है हेल्थ प्रोटेक्शन, मदरहुड की रिस्पेक्ट और वर्क प्लेस में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। जब ऑर्गेनाइजेशंस मैटरनिटी राइट्स को रिस्पेक्ट करती हैं, तब वो सिर्फ लॉ फॉलो नहीं करती, बल्कि एक पॉजिटिव और ह्यूमेन वर्क कल्चर बिल्ड करती हैं, क्योंकि मदरहुड को सपोर्ट करना एहसान नहीं, ये एक न्याय है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.